आज हम लोग साइंस में फिजिक्स में टॉपिक साइंस में हम लोग साउंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक ना। उसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको देखना है, ठीक है। उसको देखेंगे हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है, सब भी क्वेश्चन इसमें डाला गया है। गैस में ध्वनि तरंगों में संचरण निम्न में से क्या होता है। ध्वनि तरंगों का संचरण बोल रहा है, निम्न में से क्या होता है, ठीक ना। चाहे गैस ठोस द्रव कोई भी होगा तो आंसर बोलना एंटोबैटिक संपीड़न और विरलन द्वारा। रुद्धोष्म संपीड़न और विरलन द्वारा। देखो रुद्धोष्म का मतलब एक चीज़ हम लोग क्या होता है। रुद्धोष्म का मतलब होता है उस किसी वस्तु में उष्मा अगर अंदर है तो बाहर ना जा पाए, और बाहर का उष्मा अंदर ना पाए, उसी को रुद्धोष्म बोलते हैं, ठीक। संपीड़न और विरलन क्या होता है, देखो इसी दोनों को मिला दो तो हो जाएगा तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा, जो चल विचलन करती है ध्वनि का, ठीक। तो संपीड़न का मतलब होता है, देखो जब कोई मान लो ये दीवार है, इस दीवार से कोई स्प्रिंग हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, स्प्रिंग खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग खींचते पर देखता होगा कहीं कहीं पर उसकी लंबाई कम होती होगी, कहीं कहीं पर उसकी लंबाई क्या होती है, खिंचावट के ज़्यादा होती होगी, ठीक ना। तो संपीड़न क्या होता है कि जब हम वस्तु को या तार को आगे की ओर खींचते हैं, ठीक ना, तो कंपन करता है, ठीक है। तो आगे की ओर कंपन करते वक्त क्या होता है, उसमें उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा, और उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा, इसलिए उच्च दाब का क्षेत्र बन जाने के कारण क्या होता है, घनत्व क्या हो जाएगा, उसका अधिक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं संपीड़न। और क्या होता है कि जब आगे पीछे देखता होगा, जब कोई हम तार को किसी से बांध दें, मान लो किसी दीवार के खिड़की से बांध दो और उसको हिलाओ, तुम खींचोगे तो हिलाओगे तो उसमें से क्या होगा, आगे पीछे कंपन करेगा। तो आगे की ओर जो कंपन करता है उसको संपीड़न बोलते हैं, और जो पीछे की ओर करता है उसको हम विरलन बोलते हैं। दोनों को मिला दो तो उसको बोलते हैं तरंग, उसी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक। तो इस किस में होता है, आगे की ओर जब खींचते हैं तो उसमें दबाव क्या पड़ता है, आगे बढ़ने पर दबाव ज़्यादा होता है, और जब दबाव ज़्यादा होगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी घटना को बोलते हैं संपीड़न। तो संपीड़न में क्या होता है कि आगे की ओर कंपन करते वक्त जब उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है तो, और उसका घनत्व अधिक हो जाएगा उस जगह पर, तो उसको बोलते हैं संपीड़न। यही उल्टा कर दो, जब पीछे की ओर कंपन करता है तो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दाब और घनत्व से इसका संबंध है विरलन का भी। और इसमें क्या है, आगे जाएगा, इसमें क्या होगा, कंपन पीछे होगा। इसमें भी दाब घनत्व है, दाब है, इसमें भी दाब है, घनत्व है, इसमें भी दाब है। इसमें दाब कैसा होगा, तो इसमें दाब अधिक होगा तो घनत्व भी अधिक होगा। विरलन में क्या होगा, कम दाब होगा तो घनत्व भी क्या होगा, कम। तो यहाँ निम्न दाब का बेल्ट बनता है, यहाँ पर उच्च दाब का बेल्ट आगे की ओर, पीछे की ओर क्या बनेगा, निम्न दाब का बेल्ट। तो विरलन में क्या बोलना, पीछे की ओर कंपन, निम्न दाब का बेल्ट, घनत्व कम, इक्वल टू विरलन हो गया, ठीक। तो ये हो गया रुद्धोष्म। रुद्धोष्म मतलब क्या होता है कि अंदर की ओर गैस में देखता होगा उष्मा ना आगे जा पाती है ना पीछे जा पाती है, इसीलिए उसको बोलते हम लोग ध्वनि तरंगों में संचरण निम्न होता है। तो रुद्धोष्म में एडियाबैटिक संपीड़न और विरलन। तो विरलन में जब किसी स्प्रिंग को हम आगे खींचते हैं तो आगे भी दबाव पड़ता है और पीछे भी, तो पीछे कम पड़ता है, आगे ज़्यादा पड़ता है, तो ज़्यादा घनत्व हो गया, तो उसी को संपीड़न बोलेंगे। संपीड़न मतलब एक जगह इकट्ठा हुआ, गुथा हुआ। अब विरलन में क्या होता है, कम मात्रा। तो विरल मैंने क्या होता है, कम जानना, हर चीज़ का कम है, दाब कम। सघन मैंने कि से सघन, बी से विरल बांध लेना। तो सघन मतलब अधिक दाब, घनत्व अधिक। विरल मैंने कम, दाब और घनत्व दोनों क्या होगा, कम होगा, ये जान लेना, ठीक। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में किस तरह के परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। तो घनत्व भी और दाब भी, अभी ने बताया ऊपर वाला आंसर। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में किस तरह के परिवर्तन देखा जा सकता है। तो जब कंपन करता है ध्वनि तो देखते हैं कि आगे की ओर करता है तो उसमें उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और उसका घनत्व क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो घनत्व का संबंध है ना, तो घनत्व भी और दाब भी होता है, दोनों होता है। तो यहाँ केवल क्या दिया, घनत्व, दाब रहता तो क्या होता है, दोनों हो जाता है, ठीक। तो घनत्व के साथ साथ क्या पढ़ लेना, दाब भी, ठीक। घनत्व अधिक रहेगा तो क्या बताएं, दाब क्या होगा, अधिक होगा। घनत्व अगर कम रहे तो दाब क्या होगा, कम होगा। दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही है। नेक्स्ट
ध्वनि का वेग वायु में लगभग कितना होता है? तो सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, कितना डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, ये हम लोग जानते हैं कि वायु में कितना होता है घना, तुमको पता ही है 1485 लगभग होता है जल में 0 डिग्री पर, इस्पात में होता है 5500 लगभग होता है। ठीक, नेक्स्ट आओ, चौथा, ध्वनि तरंगों के गूंज के लिए मैंने मान लो कि स्रोत है जहाँ से उत्पन्न हो रहा ध्वनि तरंगे, और इसके कारण कि ये तरंगे फिर से दोबारा उसको सुनाई देगी। कब दे सकती है? तो एक ध्वनि तरंगों के गूंज के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार होता है? तो परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जब कोई स्रोत से, जब ध्वनि का कहीं से स्रोत उत्पन्न होता है और किसी सतह से टकरा कर चाहे पर्वत हो चाहे वो दीवार हो, टकरा कर पुनः वापस लौट जाए और इको मैंने कहा दोबारा वो सुनाई दे, तो इसी को बोलते हैं परावर्तन, मैंने रिफ्लेक्शन। मतलब ध्वनि तरंगे जब किसी भी अवरोध से टकरा कर, अवरोध मैंने वो पर्वत हो सकता है और दीवार हो सकता है, इन दोनों से क्या किया, टकरा करके पुनः लौट गया, तो इसी लौटने की अवस्था कहलाती है परावर्तन। ऐसी लौटने के कारण क्या होता है, हमें ध्वनि अगर हम 17.2 मीटर पर हैं या 1/10 सेकेंड तक हमारे कानों में अगर रहे तो हमको दोबारा ध्वनि सुनाई देती है। तो दोबारा ध्वनि सुनने के लिए क्या चाहिए, हमारे कान में वो ध्वनि पुनः 1/10 सेकेंड तक रहना चाहिए, और परावर्तक की जगह की दूरी कितनी होनी चाहिए, जहाँ से टकरा कर आ रहा है 17.2 मीटर कम से कम, इतना दूरी रहेगा तो दोबारा कान में हम अपने दोबारा उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं। इसी को इको साउंड बोलते हैं हम लोग। पाँचवा, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। तो सबको पता है, क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है। नहीं, दाब का इससे कोई संबंध नहीं है, दाब का कोई संबंध नहीं, घनत्व का है। तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक ना, तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अगर क्या होगा, कम होगा, तो सबको पता है घनत्व कम होगा तो चाल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसीलिए देखता होगा चाल, घनत्व कम होगा तो चाल क्या होगा, अधिक होगा, और घनत्व अधिक हो जाता क्या होगा, चाल कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है तो चाल अधिक होता है, यानी ध्वनि कम होगा तो चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो घनत्व क्या होगा, कम होगा तो चाल क्या होगा, अधिक होगा। तो आर्द्र वायु में क्या, इसीलिए कहता है कि जब देखता घनत्व में क्या होता है, घनत्व का मतलब क्या होता है, तो सुनता होगा किसी पदार्थ में इकाई आयतन, मान लो ये पदार्थ है, इस पदार्थ में एक इकाई ये मान लिया हम लोग, इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान है वही उसका घनत्व होता है। ठीक ना, तो ज़्यादा अगर घनत्व है तो द्रव्यमान अधिक है, कम घनत्व है तो द्रव्यमान क्या है, कम उसका, उस जगह का। ठीक ना, तो ये कहता है घनत्व अगर कम रहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, घनत्व अगर अधिक रहेगा तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखता होगा ठंडा की मौसम में या जब वर्षा होता है, मौसम होता है, उस समय देखता होगा कि मौसम आर्द्र रहता है, मैंने गीला रहता है। तो मौसम आर्द्र रहेगा मतलब क्या होगा, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो घनत्व कम होने पर क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा, किसी भी ध्वनि का स्पीड क्या हो जाएगा। इसलिए देखता होगा ठंडे का मौसम जब ट्रेन आती है तो दूर से ही हमको आवाज़ सुनाई देती है, उसका आवाज़ जब वो सीटी मारता है। तो इसलिए कहता है कि वर्षा के मौसम में या ठंडे के मौसम में रेल इंजन का सायरन हमको तेज़ सुनाई देता है। जब गर्मी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, यानी शुष्क वायु में क्या होता है, घनत्व अधिक हो जाता है। घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, चाल क्या होती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, छठा है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक, माइक्रोफोन द्वारा। तो सबको पता है कि माइक्रोफोन में एक प्रकार का चिप्स लगाता है, जिस लेप, ठीक ना, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग रहता है। वही तरंगे क्या करती है कि जब उस माइक्रोफोन से हम बोलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ठीक, तो माइक्रोफोन आंसर होगा। चलो नेक्स्ट आ गया, ध्वनि प्रदूषण का यूनिट इकाई क्या है, तो डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग किसमें मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। नहीं सुनता है
40 डेसिबल, 10 डेसिबल, फुसफुसाहट में सब। और लेकिन यंत्र पूछेगा तो क्या मारना, ऑडियो मीटर से। यंत्र बोलना तो बोलना क्या, ऑडियो मीटर से। तो किस यंत्र से मापते हैं और किस में मापते हैं, तो मात्रा की इक्वल टू डेसिबल। और किससे मापते हैं, तो ऑडियो मीटर से मापते हैं, ठीक ना। तो डेसिबल का मतलब होता है बल का 10वां भाग, बल का 10वां। इसको गुणनखंड में तय किया जाता है, गुणनफल में। जैसे डेसिबल का 10वां, डेसिबल में 10 वृद्धि, मतलब 10वां भाग का वृद्धि हो गया। तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट इकाई क्या है, डेसिबल है। पूछ देगा इसको किसके मापा जाता है, तो यह ऑडियो मीटर से। डेसिबल का मतलब क्या होता है, बल का 10वां भाग, बल का क्या भाग, 10वां भाग, ठीक। नेक्स्ट है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति यानी 3, सबको पता है कि आवृत्ति के आधार पर श्रव्य सीमा को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। एक होता अवश्रव्य, सबको पता ही होगा। एक होता श्रव्य, एक होता पराश्रव्य। इसको हम लोग बोलते हैं, अवश्रव्य को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ऑडियो सोनिक और परासोनिक। सबको पता है कि 20 हर्ट्ज से कम अगर हो तो उसको अवश्रव्य बोलते हैं। 20 से लेकर 20,000 के बीच में हो तो उसको श्रव्य बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक इसको बोलते हैं 20,000 से ऊपर है। तो मनुष्य एक कान को भी नहीं सुन सकता, 20,000 से ऊपर को भी नहीं सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से कम को भी नहीं सुन सकता है, ठीक ना। तो कौन सुन सकता है, तो 20 से 20,000 के बीच वाला, ठीक ना। ये दोनों को सुन सकते हैं, कुत्ता उता सुनते हैं। इसी मनुष्य इतने कंपन अगर कर रहा कोई ध्वनि, तो इसलिए देखता होगा कि 20 से कम वाला में डॉक्टर देखता होगा, जैसे हृदय की धड़कन है, हृदय की धड़कन धीरे धीरे करती है हमको, तो डॉक्टर एस्टेथोस्कोप लगाता है, समझा। एस्टेथोस्कोप लगाता है तो उससे क्या होता है, ध्वनि परिवर्तित रहता है। हम आगे इसका क्वेश्चन बनाए हैं। तो परिवर्तित होकर क्या होता है, उसको दिखाई देता है, ठीक ना। तो वो सुनाई देता है उसको, डॉक्टर को, उसको आला लगाते हैं लोग। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज को क्या बोलते हैं, मनुष्य को ध्वनि सुनाई देगी, ठीक ना। उससे नीचे नहीं, 20 से नीचे नहीं, या 20,000 से ऊपर नहीं, ये मनुष्य को ध्वनि ये सुनाई नहीं देगी, ऐसे कान का जराई फट जाएगा। तो 20 वाला सुनाई नहीं देगा, 20,000 से ऊपर वाला, तो 20 से 20,000 मनुष्य के लिए मानक होता है। इससे कम वाला, इससे अधिक वाला कुत्ता को सुनाई दे देगा, ठीक ना, वो होगा। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो मनुष्य को आवृत्ति किस में आता है, 20 से 20,000 में। नॉट 20 से नीचे वाला, 20 और से नीचे वाला में हृदय की धड़कन हुआ, भूकंप हुआ, तो भूकंप किस में आएगा, 20 से नीचे वाला में आएगा। और चमगादड़, कुत्ता, डॉल्फिन, वो सब 20,000 से ऊपर भी सुन सकता है। चमगादड़ तो 1 लाख हर्ट्ज तक का सुन सकता हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां। 9वां में देखो क्या है, 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। मतलब 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य जब वायु में उत्पन्न होती है, ठीक है, और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है, तो यह किस प्रकार की तरंग होती है। तो देखो, एक तरंगदैर्घ्य सबको पता ही क्या होता है कि एक कंपन लगने में तय की गई दूरी। जैसे कि मान लो ये बिंब है, हम कोई कंपन किए यहाँ पर, तो सबको पता ही है कि अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ध्वनि तरंग जो लंबवत समानांतर चलेगा, ठीक। तो ये हो गया श्रृंग, हो गया, ये हो गया गर्त, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्त, इसको बोलते हैं श्रृंग। ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को श्रृंग मैंने पहुँचा, गर्त मैंने गड्ढा, ठीक ना। तो इस श्रृंग से इस श्रृंग को बीच की दूरी को एक कंपन, इस कंपन से बीच की दूरी में जो लगा समय होता है ना, वही क्या होता है, जितनी दूरी तय की उसी को बोलते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य, ठीक ना। तो दोनों के बीच तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, तरंगदैर्घ्य। मैंने यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी मान लो 3 मीटर है, तो तरंगदैर्घ्य 3 मीटर हो गया, ठीक ना। 2 गर्त के बीच की भी दूरी, मतलब इस तरंग से इस गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य। तो श्रृंग और गर्त दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं,
दो श्रृंग के बीच की दूरी, दो गर्त के बीच की दूरी, दोनों को तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो वही कहता है कि 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में जब उत्पन्न होती है, तो एक वायु में जब ध्वनि कंपन करते हैं तो 0.3 मतलब एक स्ट्रिंग हो गया, दोनों की मीटर कितनी है 0.3 मीटर, और ये 300 मीटर प्रति सेकंड से यात्रा करती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर प्रति सेकंड से गई, 300 मीटर प्रति सेकंड से यात्रा करती है। तो ये किस प्रकार की तरंग हो गई। तो देखो इसको कैसे करना है। सबको पता है कि तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा में व्यक्त करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, वायु में उत्पन्न कितना हो रहा है 0.3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब होता तरंग की गति है, इस तरंग की गति क्या है 300 मीटर गति। तरंग की गति को बोलते हैं वेग में वेलोसिटी मानेंगे तो 300 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। ये हम इसको बना रहे हैं, ठीक ना। अब होता है कि यह किस प्रकार की तरंग होगी। तो तरंग की जो आवृत्ति, इसी को बोलते हैं तरंग की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबको पता है कि फ्रिक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी बाई लैम्डा होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितना है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। और उसका तरंगदैर्घ्य का कितने मीटर दूर वायु उत्पन्न होती है 0.3 मीटर लंबाई है दो तरंग के बीच की दूरी, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो कैसे निकलेगा 300 गुने, इसको तोड़ो, नीचे 3 है तो इस पॉइंट हटाओगे तो 10 इधर आ जाएगा, घटाओ 3 10 से 30 1 0, तो 100 10 से 1000 है, 1000 हट जाएगा आंसर, ठीक ना। तो 1000 जब हट जाएगा तो सबको पता है कि 20 से 20,000 हर्ट्ज को क्या बोलते हैं हम लोग श्रव्य तरंगे बोलते हैं ना। और 20 से नीचे वाला अगर ये मान लो 10 आता तो इसको क्या बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे बोलते हैं। और ये अगर 22,000 आता तो क्या बोलते हैं इसको लोग अपश्रव्य तरंग बोलते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग बोलते हैं। तो 1000 आया तो 1000 किसके बीच में था 20 से 20,000 के बीच में ना, तो इससे क्या गया श्रव्य तरंग होता है। वही अगर कट के कितना आता है, कट का आता 22,000 आता तो क्या होता है पराश्रित तरंग होता है। तो कौन तरंग हो गया श्रव्य हो गया, ठीक। 10वां आंसर, ध्वनि तरंगों में निम्न से कौन सी घटना नहीं होती है। आंसर साफ है, विवर्तन होता ही है, परिवर्तन होता ही है, व्यातीकरण होता ही है, पानी की तरह बुलबुला होता है, और ध्रुवण नहीं होता। ध्रुवण होता है प्रकाश में, और ये तब होगा जब अनुप्रस्थ तरंगे होती है, यानी सीधी गमन करती है तब ये होगा। ये हमेशा किस में होता है प्रकाश में होता है। तो ध्रुवण जैसे ही आएगा तो मार देना कि यह प्रकाश में होता है, ठीक। और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जबकि ये तीनों तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। नेक्स्ट, निम्न द्रव्य में से किस में सबसे ध्वनि सबसे तेज गति से गमन करती है। तो सबको पता ही है कि निम्न से किस में द्रव में सबसे कम तेज गति से, तो बताया गया है द्रव क्या होता है 3। तो अभी वैज्ञानिक सब खोजा है, चौथा द्रव भी खोजा है जो मैगजीन में आता है, तो उसको अनुमानित नहीं गया। ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस। तो सबसे अधिक किस में आता है ठोस में आता है। देखो तो इस्पात में करीब 5130 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ध्वनि चलती है। द्रव मतलब जल में 1482 मीटर पर सेकंड से मीटर से गति करती है, और वायु में सबको पता है 332 मीटर है। तो सबसे अधिक किस में हो गया ठोस में हो गया। ठोस में क्या हो गया स्टील हो गया आंसर। ठोस में क्या हो गया स्टील। जल में कितना है 1482 है, वायु में कितना है 332 है, और सबको पता है कि निर्वात में हवा गति नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या होगा स्टील, क्योंकि स्टील किस में आता है ठोस में आता है। ठोस में कितना होता है 5132 मीटर प्रति सेकंड का रफ्तार चलता है। इसलिए तुम देखता होगा स्टील में अगर तुम आवाज़ मारोगे दूर दूर तक, स्टील में या लोहा में देखता होगा ट्रेन की पटरी जब लोहा पर चलती है तो 2 किलोमीटर दूर पर आएगी तभी तुमको आवाज़ क्या हो जाएगा, पटरी में कान लगाना सुन लोगे। एक समुद्र में डंड पत्थर मारो, कंपन उसका मारोगे तो 100 मीटर की दूरी पर भी कान लगाओगे, समुद्र का दूरी, समुद्र में आवाज़ नहीं आएगी जब तक उसका वेव आगे नहीं बढ़ जाए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि सबसे तेज़ गति से ध्वनि में तो क्रम है ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस, सब मीटर प्रति सेकंड बता दिए हैं। नेक्स्ट, ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। तो पिच, इसको बोलते हैं हम लोग पिच है।
पिच मतलब तरत्व है, तो ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी पर। तो देखो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी मतलब होता है, देखो क्या है, कंपन की दूरी जितनी अधिक होगी, जितनी कंपन की दूरी अधिक होगी उसका पिच क्या होगा? कम होगा। अब पिच कम होगा तो आवाज़ मोटा होगा। तो सीधे समझो, फ्रिक्वेंसी अगर अधिक होगा, जैसे कंघी देखता होगा, ये मान लो कंघी है, तो कंघी का बताओ दो कणों के बीच की दूरी क्या अधिक है? अब इस कंघी को तुम देखता होगा, इसको तुम ऐसे खड़खड़ाता होगा तो इसका आवाज़ थोड़ा कर्कश आता है, और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या कम है, तो इसमें क्या होगा? कंपन क्या होगा? कंपन क्या होगा? आवाज़ थोड़ा सा मध्यम आएगा। तो फ्रिक्वेंसी इसमें अधिक है, दूरियाँ क्या अधिक है, तो फ्रिक्वेंसी जब अधिक होगा तो क्या होगा? फ्रिक्वेंसी अधिक होगा तो क्या होगा? तरत्व तो क्या होगा? कम होगा। और तरत्व तो जब पिच कम होगा तो आवाज़ मोटा होगा। आवाज़ क्या होगा? मोटा होगा। तो ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? वही कहता है कि फ्रिक्वेंसी जब अधिक होगा, ठीक ना, फ्रिक्वेंसी जब अधिक होगा तो तरत्व उल्टा कर देना, कम होगा, और आवाज़ हो जाएगा मोटी। शेर का फ्रिक्वेंसी क्या होता है? कम होता है, यानी तरत्व, शेर का फ्रिक्वेंसी क्या होता है? अधिक होता है, यानी तरत्व क्या होता है? कम होता है, इसलिए आवाज़ उसको मोटा होता है। मनुष्य का क्या होता है? फ्रिक्वेंसी अधिक होता है तो तरत्व उसका क्या होगा? कम होगा, तो आवाज़ क्या होगा? तरत्व देखो, दूध की दूरी, तरत्व कम होगा तो आवाज़ भड़बड़ करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए महिलाएं हो गया, मधुमक्खी हो गया, इन सब का आवाज़ क्या होता है? इसका भी क्वेश्चन बनेगा। तो आवृत्ति और तरत्व पर निर्भर करता है, ठीक ना। आवृत्ति मतलब दो कणों के बीच की दूरी मान लेना, इसको सिंपल है, इसका आंसर जाएगा आवृत्ति, ठीक। नेक्स्ट, मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? मानव ध्वनि कंठ द्वारा। हम लोग किससे बोल रहे हैं? कंठ, आँख से बोल रहे हैं कि नाक से कि कंठ से? कंठ से, ठीक। कंठ से बोलते हैं, कान से सुनते हैं। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि में निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? ठीक ना। तो वायु का कह रहा है कि तापमान में क्या होने से? वृद्धि होने से। तो सबको पता है कि वायु में तापमान परिवर्तन होने से ध्वनि के से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? उसका बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो तापमान बढ़ने से ध्वनि का तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा। तापमान घटेगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा, ठीक। तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है। आवृत्ति से कोई प्रभाव नहीं होता, तीव्रता से भी कोई प्रभाव नहीं होता है, वेग का भी कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अभी बताए थे, ध्वनि का परिवर्तन। इसी में जब हृदय की गति होती है अंदर में तो धीरे धीरे होती है, धीमे धीमे, हमको कान से नहीं सुनाता है। तो डॉक्टर जब उसमें आला लगाता है तो उसमें चुंबकीय गुण होता है, वो क्या करता है? ध्वनि टकरा करके उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो इसीलिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग कैसे करता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का परिवर्तन पर। नेक्स्ट है, एक पिंड की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, एक 15 के बाद 16, ठीक है, हाँ ठीक है। एक पिंड की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता निर्भर करती है, ठीक ना। एक पिंड की जो ध्वनि है उत्पन्न करने की क्षमता निर्भर करती है जब उसमें कंपन करेगा, ठीक ना। क्या करती है? जब वो कंपन करेगा, कोई भी चीज़ हो, जैसे लिखा है इसमें कि एक पिंड की ध्वनि, मान लो कोई पिंड है, कोई वस्तु है, कोई गुटका है, लकड़ी का, कागज़ का, जब तक से वो कंपन नहीं करेगा तब तक से वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक ना। तो कंपन करने की क्षमता, ये नहीं कि तार से बना तो कंपन करना जरूरी है, इस्पात से निर्मित हो, इससे जरूरत नहीं है, लकड़ी खोखला भी जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि जब तक से वो कंपन नहीं करेगा तब तक से बस वो आगे पीछे नहीं करेगा। अगर आगे पीछे नहीं करेगा तो बताए थे, आगे जाता तो संपीड़न बोलते हैं, अब पीछे जाता तो उसको बिरलन बोलते हैं, दोनों को मिला हो तो अंधड़ तरंगे बोलते हैं। तो जब तक से कंपन नहीं करेगा तो एक कण का माल, एक कण, जैसे मान लो वस्तु है, इसमें कण है, अब इसमें हमने क्या किया, हमें कोई क्या किया, कोई पत्थर से मारा या टीन से मारा इसमें,
और ये कण आपस में एक दूसरे को कंपन नहीं करेंगे तब तक ध्वनि यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो कंपन करना उसका पहला मोस्ट है, पहला प्राथमिकता है, ठीक ना। क्या कहे, कंपन करना चाहिए, ठीक। ध्वनि की गति के संदर्भ में गलत कथन चुनें। ध्वनि की गति के संदर्भ में ये गलत कथन क्या करना है, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी बताएं, ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा, गैस में से गति क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। तो भिन्न भिन्न माध्यम में इसकी गति भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। ध्वनि गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, ये भी ठीक बताए थे, अभी बताए थे ना, गति माध्यम घनत्व पर। घनत्व कम रहेगा तो स्पीड तेज हो जाएगा, अभी नहीं बताए थे। सायरन वर्षा के मौसम में तेज क्यों चलता है। घनत्व अधिक होने पर वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है। घनत्व अधिक होने पर वेग में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, नहीं। घनत्व कम होने पर वेग में क्या होता है, वृद्धि होता है। घनत्व कम होने पर, घनत्व अधिक होने पर वेग में क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये आंसर जगह गलत है। ध्वनि का वेग, ये नहीं सही है। ध्वनि अधिक होने पर वेग में वृद्धि हो जाती है, अच्छा सही भी सही है। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग 332 किलोमीटर पर सेकंड लिखा है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो डी आंसर इसमें क्या होगा, गलत होगा, ठीक। प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए सुनने वाले व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो लगभग 16.5 होता है, ठीक ना, 16.5 होता है। मतलब कोई व्यक्ति स्रोत है, किसी भी परावर्तक जगह से टकरा कर आने के बीच की दूरी होनी चाहिए 16.5 मीटर। मतलब हम मान लो यहाँ से बोल रहे हैं और हम मेरी फिर आवाज़ हम जो बोले उसको दोबारा हम खुद सुन सकें, इसके लिए परावर्तक स्थल को जहाँ से बोल रहे हैं ए और जहाँ से टकरा कर आ रहा वो, उन दोनों के बीच की दूरी 16.5 मीटर हो। और ये मीटर में पूछ रहा है। अब पूछ दे तुम्हारे कान में कितना सेकंड रहना चाहिए ध्वनि, 101/10 सेकंड रहता हो। मतलब कोई ध्वनि उत्पन्न की है, दोबारा हमको कब सुनाई देगा, दोबारा सुनाई देगा जब परावर्तक के बीच की दूरी और श्रोता के बीच की दूरी 16.5 मीटर या 17 मीटर हो। और अगर वो आवाज़ जो हम श्रोता उत्पन्न किया है, श्रोता के उत्पन्न में अगर 1/10 सेकंड तक रहता है तो पूरा दोबारा सुन सकता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर दो यात्री आपस में वार्तालाप को नहीं सुन सकते क्योंकि दोनों के बीच की दूरी अधिक है, वायुमंडल का अभाव है। हमें बोले हैं कि ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है, ध्वनि के लिए माध्यम होना आवश्यक है। और चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव, इसलिए दो व्यक्ति चंद्रमा पर अगर हम जाते हैं तो दो व्यक्ति अगर आपस में बात करते हैं तो आवाज़ सुनाई देगी, केवल लिपसिंग का प्रयोग होगा, आवाज़ हम नहीं सुन सकते दूसरे का। क्यों, क्योंकि वायुमंडल का वहाँ पर अभाव है। जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसकी संवेदना कंपन हमारे मस्तिष्क में कितने समय होता है, हम वो भी बताएं कि जब हम कोई आवाज़ अभी उत्पन्न कर रहे हैं, अभी हम जैसे बोल रहे हैं तो 1/10 सेकंड तक हमारे दिमाग में रहेगा वो, अगर 1/10 सेकंड के बाद वो विलुप्त हो जाएगा और इसी दौरान वो दोबारा किसी वस्तु से टकरा कर हमारे कान में आया तो वही कम इको साउंड होता है। तो 1/10 सेकेंड। जिस ध्वनि की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य उसे अपने कानों से सुन नहीं पा सकता है, तो ये हो गया 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया, ये भी हो गया। और उसी को बोलते हैं परावस्त्रीय तरंग बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। उसी को बोलते हैं 20,000 हर्ट्ज से क्या हो गया, अधिक हो गया। तो दोनों हो गए, ए भी हो गया और डी भी हो गया। तो उपयुक्त में से एक से क्या हो जाएगा, अधिक आंसर। 100 डेसिबल का शोरगुल का प्रबलता संबंध क्या है, तो यंत्र से। ये सब डेसिबल जाओगे ना, जैसे 10 मीटर सबको पता होगा, 10 मीटर में हम क्या करते हैं, कहाँ से फुसफुसा सुनता होगा। 15 से 20 मीटर 20 डेसिबल होगा तो फुसफुसाहट की आवाज़ होती है। 30 से 60 होगा तो साधारण बातचीत हम लोग जो करते हैं ना, तो 30-60 होता है उसका डेसिबल। ट्रक का 90 से 85 होता है, जेट का 140 से 50 होता है। तो सबको पता ही होगा फुसफुसाहट का कब्ज कितना होता है, शायद 15 से 20 होता है। और हम जो साधारण बातचीत हम लोग करते हैं उसका 30 से 60 डेसिबल होता है। और ट्रक का कितना मान लो हो गया, 85 से 90 मान लो, 85 से 90 डेसिबल मान लो। जेट विमान का क्या मान लो, 140 से 150। और यंत्र कारखाने क्या मान लो, 100 डेसिबल। इसका होता है 90 से 100 डेसिबल होता है।
यंत्र में, कारखाने में जो आवाज़ होता है ना, सब मशीनरी वो होता, तो पूछ सकता है, पूछ देगा 140 से 150 डेसिबल का शोरगुल का प्रबलता का संबंधित है गुस्सा यंत्र, बताओ। यंत्र जेट विमान, तो जेट विमान मार देना है। नेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट आता है हम लोग का, ओ भाई हो गया जो 23, समुद्र की अपेक्षा 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्वनि का वेग में क्या प्रबलता होगी। तो सबको पता है कि समुद्र की तल की अपेक्षा 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। क्यों? देखो, कम होने के पीछे, इसके पीछे कारण, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि सबको पता है, ये मान लो जल है, ये है 20 किलोमीटर की ऊंचाई, ये ऊंचाई है मान लो वायुमंडल में, और ये हमारा समुद्र तल का जल है, ठीक ना। तो सबको पता है कि समुद्र तल का जो दल होगा, टेम्परेचर, देखो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा समुद्र तल का, बताओ। कम अधिक, हम बता रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर, ऊंचाई बढ़ने पर, ठीक ना, ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर अगर क्षोमंडल में हो तो कम हो जाता है, ठीक ना। क्षोमंडल में तो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे टेम्परेचर में क्या आएगा, कमी आएगा, ठीक ना। 20 किलोमीटर ऊंचाई तक कमी आएगा। तो यहाँ का टेम्परेचर इसकी तुलना में क्या रहेगा, अधिक रहेगा, और यहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो सबको पता है कि जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, वहाँ ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जहाँ टेम्परेचर कम होगा, ध्वनि का वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तो वही कहता है समुद्र तल के अपेक्षा 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्वनि का वेग की प्रबलता क्या होगी। तो ध्वनि का वेग कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है। हम लोग पढ़े ना कि क्षोमंडल में प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और समुद्र तल पर टेम्परेचर क्या आता है, उसकी अपेक्षा अधिक रहता है। मान लो यहाँ पर 30 है, तो यहाँ ऊपर जाएंगे तो घटेगा ना, तब 5 हो जाएगा। और सबको पता है कि टेम्परेचर घटने पर स्पीड क्या होता है, घट जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड क्या होगा, बढ़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पीड अधिक रहेगा, यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, ध्वनि का कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही रहता है, उल्टा करता है कि समुद्र तल की अपेक्षा ये पूछता है 20 किलोमीटर ऊंचाई की अपेक्षा समुद्र तल का टेम्परेचर क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। समताप मंडल में जेट विमान सरलता और तीव्र गति से क्यों उड़ते हैं। तो सबको पता है कि वहाँ वायु दाब क्या होता है, विरल होता है। अभी ने बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे हम, टेम्परेचर वायुमंडल पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर में क्या होती है, कमी आती है 165 मीटर पर। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जब कम रहता है तो वहाँ पर वायुमंडल विरल नहीं, सघन नहीं मिलेगा, तो बादल नहीं बनते वहाँ पर। तो बादल को बनने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो वहाँ क्या रहेगा, तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। तो मौसम साफ रहेगा तो जेट विमान तेजी से उड़ सकता है। नेक्स्ट आता है, गर्भावस्था में शिशु की स्थिति को जानने के लिए जिस सोनोग्राफी का यूज किया जाता है उसका प्रयोग होता है। तो इसमें परावर्तित तरंगें होती हैं, जो परावर्तित, जिसका हर्ज माना गया है 20,000 से ऊपर माना गया है, ठीक है ना, सोनोग्राफी में। इससे क्या होता है कि अंदर में सारा एक्टिविटी को क्या करता है, साउंड कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। वही डॉक्टर सब बताती है कि बच्चा का हलचल क्या हो रहा है, बच्चा किस तरह का एक्टिविटी कर रहा है। नेक्स्ट आता है, चमगादड़ द्वारा किस तरह का तरंग उत्पन्न किया जाता है। तो प्राश्रय तरंग उत्पन्न किया जाता है, ठीक ना। कौन, चमगादड़ द्वारा। अभी बताए थे कि 2 तरह, स्राव, अवस्राव और प्राश्रय, बताया थे 3 तरह का तरंग ना। तो चमगादड़ क्या करता है, चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज को भी क्या करता है, झेल लेता है। और ये करीब कहा था कि ये तरंगे जो उत्पन्न करता है, इसी तरंग से वो क्या करता है, रात में शिकार कर लेता है, किसी भी अपना शिकार कर लेता है, किसी भी दुश्मन का। कैसे कहते हैं, तो देखो ये कहा था कि चमगादड़ जो प्रासृत तरंगे या पराध्वनिक या अल्ट्रासोनिक तरंगे जब उत्पन्न करता है, तो ये ध्वनि तरंग क्या होती है, रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की तरह काम करता है। कैसे रडार होता है,
तो रडार से हम क्या करते हैं, प्रक्षेपित प्रकाश तरंग निकालते हैं। वो तरंग क्या होती है, आगे जाती है, जहाँ मार्ग में रुकावट आएगा वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमको बताया था कि हमारे से कितनी दूरी पर क्या है, कोई दुश्मन है, तो हमारा मिसाइल तुरंत दाग देता है सब। उसी तरह चमगादड़ भी है। चमगादड़ जब आगे बढ़ता है तो वो क्या करता है, प्रकाश तरंग की तरह ध्वनि पैदा करता है। वो ध्वनि जहाँ शिकार उसको मिला, कि शिकार जहाँ उसको दिखा कि हमारा शिकार या कोई अवरोध पैदा हुआ, तो वहाँ से ध्वनि रिटर्न होती है। और रिटर्न होने के बाद क्या होता है, उसको पता चलता कि शिकार हमसे कितनी दूरी पर है, उसको हमला कर देता है उस पर। जिस रडार की तरह, तो रडार की तरह चमगादड़ होता है। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति का, ठीक ना, और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंग भेजता है। और ये बताया तरंगदैर्घ्य 2 श्रृंग के बीच की दूरी, ये 400 मीटर की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी है, हर्ट्ज की आवृत्ति यानी 400 बार कंपन करता है 1 सेकंड में। 400 हर्ट्ज आवृत्ति है, मतलब 1 सेकंड में 400 बार कंपन किया। 2.5 मीटर की तरंगदैर्घ्य में 2 श्रृंगों के बीच दूरी 2.5 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक वो कम से कम 400 बार क्या किया, कंपन किया। तो ही कहता है, तो ध्वनि तरंगों की चाल ज्ञात करें। मैंने 400 बार तरंग किया, तो किस चाल से कर रहा हो तरंग, तो इसका सीधे जानो, इसका आंसर जानो। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति जो होती है वो, मान लो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति जो है 400 हर्ट्ज है। कितना है, 400 आवृत्ति है। तरंगदैर्घ्य कितना है इसका, 2.5 मीटर लैम्डा है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करने की बोल रहा है। तो चाल बराबर होता है फ्रिक्वेंसी गुने लैम्डा। दोनों को क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 400 गुने 2.5, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो 2500 का 100 हो जाएगा, और 1 जीरो बढ़ जाएगा 1000। तो 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसमें, ठीक ना। 1000 मीटर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। ध्वनि तरंग की चाल, निम्न में से किस ध्वनि की गति सबसे तेज होगी। तो अब लिख बात है, स्टील में सबसे कम रहता तो वायु होता है, सबसे कम किस में होता है, वायु में होता है। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसको मिटाने दो पहले। कहता है यदि ध्वनि तरंग की चाल 339 मीटर प्रति सेकेंड है, मतलब ध्वनि तरंग की चाल क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यदि उसकी तरंगदैर्घ्य कितना है, 1.5 cm है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी, फिर इसका आवृत्ति निकालना है, ठीक ना। तो आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखो पहले। तो पहले तो इसको 3 सीधा कर लेते हैं। तरंगदैर्घ्य हमारा 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1.5/100 हो जाएगा, ठीक ना। 1.5 बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आता है तरंग की आवृत्ति ज्ञात करना है। तो तरंग की आवृत्ति बराबर होता है तरंग की चाल बटा तरंगदैर्घ्य, ठीक है। अब बताओ तरंग की चाल कितनी है, 340 है, बटा कितना है, 1.5 है, बाई 1.5 बाई 100 है, ठीक है ना। 1.5 क्या हो जाएगा, 100 है, तो इसको हम बता देंगे। इसको हम अभी 1.5 15 हो जाएगा ना, 15/100 हो जाएगा। तो 300 बाई 1.5 गुने 100 गुने 10, तोड़ेंगे इसको हम 0.5 को, तो 100 तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, इसको 10 निकल जाएगा ना, तो 15 दूनी क्या जाएगा, 30, तो 20 से कट गया, और दोनों से भाग देंगे क्या निकल जाएगा, गुना करोगे तो लगभग 22,000, 203 दूनी 6 हो गया, 3 5 ये हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30, 340 ना है, 340 ना है, तो 15 दूनी 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 5 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 113 हो गया, ठीक है ना। तो 113 दूनी 26, तो 226 गुने 10 बराबर 226
यानी 22,600 हर्ट्ज, जिसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट, उस ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए जिसका प्रदत्त माध्यम में आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो और गति 420 मीटर प्रति सेकंड। इसमें तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आवृत्ति दिया हुआ है, तो आवृत्ति कितना दिया हुआ है, तो 8000 हर्ट्ज दिया, ठीक ना, 8000, जिसको हम एन या एफ मान लेते हैं। और 420 मीटर प्रति सेकंड में क्या दिया, उसका गति दिया, वेलोसिटी दिया गया है। और लेमडा से हम ज्ञात करते हैं क्या, तरंगदैर्घ्य। तो लेमडा बराबर यहाँ पर क्या हो गया, अगर लेमडा, अगर तीनों का मान अगर ऐसा रहे, लेमडा एन भी रहे, तो लेमडा निकालने, भी वेलोसिटी निकालने बोल रहा है ना, तरंगदैर्घ्य निकालने के बोल रहा है। तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होगा, v बाई एन होता है, ठीक ना। तो जोड़ लो, v क्या लिखा हुआ, वेलोसिटी 420 है, बाई क्या है 800 हर्ट्ज है, 1 0 कट गया, ये हो गया 21 दूनी 42, ये हो गया 40 दूनी 80, 40 से 20 में भाग देंगे तो करीब आएगा 0.525 मीटर आएगा। ठीक, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है, जब ध्वनि तरंगे वायु से जल की ओर संचरण करती है तो किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। तो सबको पता है कि आवृत्ति में उसका फ्रिक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब दूरकण के माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य उसका बढ़ जाएगा या घट भी सकता है, चाल भी बढ़ जाए घट जाएगा, लेकिन आवृत्ति में उसका कोई प्रभाव, जो उसकी कण की दूरी रहेगी वो ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या है, हाइड्रोफोन होता है, पानी सुनने का, ध्वनि सुनने का, ठीक ना, हाइड्रोफोन था। ठीक, 33 है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से वायु में ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सबको पता है कि 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। वही कह देगा कि मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल है, यानी ध्वनि की चाल एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर डिग्री है। वही कहता है कि वायुमंडल के टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो 2 गुने क्या हो जाएगा 0.61, गुना करके आ जाएगा, देख लो, 2 एकम गुना करने के बाद जोड़ लो, 2 एकम 2 6 दूनी 12, 2 एकम 2 6 दूनी 12, 1.22 हो जाएगा। ठीक, तो 332 मीटर चाल है, इसी में 1.22 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 333.22 मीटर पर सेकंड। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बोल दे तो 3 डिग्री तो ही कहेगा, 3 में 0.61 से गुना कर देना, और फिर उसको बाद में जो टेम्परेचर जो दिया रहेगा चाल पहले का उससे जोड़ देना है। तो इसमें क्या जाएगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर होगा। जब ध्वनि तरंगे पानी के अंतःपृष्ठीय भाग में अपरिवर्तित होती है तो इसका, अभी जो तुरंत पहले जो था, इसका फ्रिक्वेंसी पर कोई प्रभाव, फ्रिक्वेंसी जो यानी कण की दूरी बीच रहेगी, जो रहेगा वही रहता है पहले से, पानी के बीच जो कण की दूरी है वही रहेगी, कण की दूरी बढ़ घट नहीं जाएगी। ठोस का ज्यों का त्यों रहेगा, गैस का ज्यों का त्यों आयाम ये आवर्ती रहेगा। आयाम बढ़ सकता है, ठीक ना, आयाम आसानी से बढ़ जाएगा, लेकिन क्या नहीं बढ़ेगा, उसका आवृत्ति नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। चलो, आवर्ती क्या रहता, अपरिवर्तित होता, ज्यों का त्यों रहेगा उसका। किसकी ध्वनि का तरत्व अधिक होता, अभी बताए थे, पिच अधिक हो गया तो आवाज़ पतला हो जाएगा। ठीक, पिच अधिक क्या आवाज़ क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो महिलाओं का आवाज़ पतला होता है, मच्छरों का भी आवाज़ पतला होता है, शेर का आवाज़ मोटा होता है, पुरुष का आवाज़ मोटा होता है। तो सी और बी यहाँ पर आंसर होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, सबको पता है, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, यानी समानांतर लंबवत चलती है, ऐसे चलती है। ठीक, नेक्स्ट आंसर, जब मैक संख्या 1 होती है, मैक संख्या 1 होती है तो उसकी ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, ध्वनि के, देखो सब ध्यान सुनना। देखो मैक संख्या क्या होती है, पहले देख लो। मैक संख्या होती है कि वस्तु के ध्वनि का वेग, इससे मापा जाता है हम लोग का वायु की गति कितनी है, यानी किसी वस्तु का ध्वनि में वेग कितना है, उसी को मापने के लिए हम मैक संख्या करते हैं। ठीक है, और ये मैक संख्या वायुयान जब उड़ता है ना, उसी गति मापने के लिए किया जाता है।
तो देखो, अगर एक मैक संख्या हो तो इसका मतलब होता है कि वेग है, यानी जो वेग है, ठीक ना, विमान का वेग और ध्वनि का वेग दोनों एक दूसरे का अनुपात में है, ठीक ना। अनुपात मतलब क्या, रेशियो में आते हैं, ठीक। और 1 से 5 के बीच हो जाए ध्वनि तो उसको पराध्वनिक कहते हैं, मतलब 1 से 5 के बीच हो जाए, दोनों के बीच अनुपात है। और 5 से अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं अति पराध्वनिक है, ठीक ना। तो 1 है तो क्या होगा, उसको ध्वनिक बोलेंगे, और 1 से 5 जगह तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं पराध्वनिक है। और 1 से 5 से ऊपर जगह तो क्या बोलेंगे, मैक संख्या, तो उसको बोलते हैं उपराध्वनिक, ठीक ना। तो 1 हो जाए तो ध्वनिक, मैक संख्या क्या है तो बोलना, इससे वायु की गति मापी जाती है। यह वेग और ध्वनि के बीच के तुलनात्मक अंतर को बताता है। पराध्वनिक क्या होता है, 1 से 5 के बीच मैक संख्या हो और 5 से ऊपर मैक संख्या हो तो क्या होता है, ऊपर ध्वनिक होता है, ठीक ना। यानी वहाँ तीव्रता की मात्रा ध्वनि अधिक हो गई है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दी जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो सबको पता है कि ध्वनि का चाल पर घनत्व का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, घनत्व का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब 4 गुना बढ़ा दी जाए चाहे 5 गुना बढ़ा दी जाए, कोई इस पर असर नहीं करेगा, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। ताप का पड़ता ही है, बताए थे, लेकिन दाब का कोई प्रभाव, ताप बढ़ा देने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देने पर क्या होगा, 0.61 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार बढ़ जाएगी, लेकिन दाब बढ़ाने पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, हर्ट्ज क्या है। हर्ट्ज एक प्रकार की आवृत्ति है, यानी जितना कंपन करेगा उसी कंपन को प्रति सेकंड हम जो मापते हैं वही हर्ट्ज होता है, ठीक। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल क्या होती है। तो ध्वनि की चाल होती है, ध्यान सुनना एकदम, इसको कभी मैथ हम बता देंगे, गुना भाग करने में थोड़ा समय लग जाएगा इसमें। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा भी होती है, और 332 मीटर प्रति सेकंड भी होती है। और अगर फीट में पूछे, इसको निकलता है, निकालोगे ना इसको, कैसे निकलता है, 332 गुने 3600 बाई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी पर निकलता है, ठीक है। अब इसको एक 5/8 मील से गुना करते हैं हम, इसको निर्ड्यूल है, इसी से गुना करेंगे ना तो 760 मील आएगा आंसर। देखो, मीटर में होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री सेल्सियस पर मील में क्या होगा, 760 मील प्रति घंटा। और इसी 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर पूछेगा फीट में तो रखना याद, ध्यान सुनना, फीट में अगर पूछे तो क्या मारना है, तो फीट पूछेगा तो 1100 फीट प्रति सेकेंड, ठीक ना, ये पूछ देगा। तो फीट पूछे तो क्या बोलना, 1100 फीट है। अगर मीटर में पूछे तो 332 मीटर, और मील में पूछे तो 760 मील प्रति घंटा, ठीक ना, ये ध्यान रखना सब, पूरा फीट है। तो ये पूछा फीट में सेकेंड, मीटर में, फीट में 1100, मीटर में 332 और मील में 760 होता है। तो ये वाला बहुत कम लोगों को पता रहता है, लेकिन जान लो। 40 के बाद आता है 41 है, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी बताए थे कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आर्द्रता बताए थे, आर्द्रता अगर अधिक हो जाए, आर्द्रता बताए थे, आर्द्रता अधिक होने पर घनत्व अधिक हो जाएगा तो क्या होगा। माध्यम बताए थे, ठोस से द्रव में जाता है तो। टेम्परेचर बताए थे कि 1 डिग्री बढ़ने पर 0.61 होता है, तो दाब का कोई असर नहीं करता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वो अधिकतम सीमा है जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन पाता है। मतलब क्या कर रहा है कि ध्वनि की तीव्रता की वह सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन पाता है का मतलब क्या हुआ, उसको WHO ने मान्यता नहीं दिया हुआ है। तो 95 डेसिबल ऐसा होता है, ऐसे 85 भी कहीं के लिए देता है, तो 95 डेसिबल ऐसा आता है, यानी 85 से लेकर 90 के बीच में जो भी रहेगा, मान लेना कि इतनी तीव्रता पर अगर हम किसी व्यक्ति के कान के पास ले जाएंगे तो उसका कान का चदरा फट जाएगा, इंकस फट जाएगा, जिससे हम सुन सकते हैं। साइंस में बताए होंगे, इंकस होता है, कंकाल तंत्र में बताए होंगे, इंकस फट जाएगा उसका। इसीलिए WHO के आधार पर 85 से 90 डेसिबल को क्या माना गया है, ध्वनि प्रदूषण माना गया, तेजी वाला। इससे मनुष्य सुन नहीं पाए, कान का चदरा फट जाएगा।
डेसिबल मापने में 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से कितना गुना अधिक है? तो 10 गुना अधिक है, ठीक है ना। कितना गुना अधिक है? 10 गुना। तो जैसे ही 10 डेसिबल रहेगा ना तो बोलना 10 गुना, 20 डेसिबल रहेगा ना तो बोलना 10 गुना 10 यानी 100 गुना। जैसे जैसे 10 बढ़ेगा डेसिबल से गुना बढ़ा देना बस। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। लेकिन जब कंपन करता है तो देखना उसमें ऊर्जा पैदा लेती है। ऊर्जा क्या? कार्य करने की क्षमता वही है, ऊर्जा पैदा लेती है, ठीक। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे अपने मार्ग में रुकावट आने पर मुड़ कर, जैसे मान ध्वनि तरंगे हम शुरू किए, ये मार्ग में रुकावट आ गया तो मुड़ कर आगे चल जाएगी, रुक जाती है कि सीधी जाती है कि लौट जाती है? तो क्या बोलना है? लौट जाती। इसी को बोलते हैं परावर्तक बोलते हैं। और इसी समय ध्वनि सुनाई देता है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। चलो, ध्वनि तरंगे हैं क्या है? लंबवत चलती है। क्या चलती है? लंबवत चलती है। तिरछा लंबवत नहीं चलेगी, क्या चलेगी? केवल लंबवत चलेगी, ठीक। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? किस ध्वनि का प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो बताए थे कि प्रतिध्वनि के कारण होता है इकोसिस्टम का, कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन है। हम बताए थे कि एक श्रोता जब एक श्रोता जब ध्वनि उत्पन्न करता है तो जिस सतह से टकरा कर, चाहे वो पर्वत हो चाहे मैदान इलाका हो, जिसकी दूरी बताए थे 16.5 मीटर होना चाहिए लगभग, और कान में 1/10 सेकंड तक वो आवाज़ रहना चाहिए, तो आवाज़ हमको पूरी दोबारा सुनाई देगा। तो उसको ध्वनि का परिवर्तन होना चाहिए। ध्वनि का परिवर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड तक वो कानों तक हमारे पास गूंजता रहना चाहिए, और जहाँ से प्रवर्तक हो रहा है उसके बीच की दूरी 16.5 होनी चाहिए। श्रोता से लेकर प्रवर्तक के बीच की दूरी तो 16.5 भी है और 1/10 भी, दोनों होना जरूरी हुआ है, तभी जा कर के इको सिस्टम सुन सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनाई देगी जब प्रवर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है। मान लो प्रवर्तक ये हम सुनाई आवाज़ दे रहे हैं यहाँ से, और ये प्रवर्तक स्थल है, ये अगर मतलब छोटा होगा क्षेत्रफल इसका तो आवाज़ क्या हो जाएगा? ये आवाज़ इसको ऐसे कर क्रॉस कर जाएगा, ठीक, ऊपर निकल जाता है, मतलब आवाज़ रिटर्न नहीं होगा। और वही अगर पृष्ठ क्षेत्रफल बड़ा कर दे तो आवाज़ क्या, ऐसे टकरा कर फिर रिटर्न हो जाएगा, तो क्या होगा? अधिक होता है क्षेत्रफल, क्या होगा? अधिक होगा। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक ना। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर किस्मत अभी बताए थे, ठोस में सबसे अधिक होगा, फिर द्रव में उससे कम होगा, फिर गैस में सबसे कम होगा, ठीक। तो ध्वनि का क्वेश्चन था 50, ये 50 क्वेश्चन पढ़ लेना, इसी से क्वेश्चन बराबर आता रहता है, ठीक ना। ये भुला गया था मेरा, फिर इसको याद नहीं था हमको, देखे लैपटॉप में तो कभी मिला, इसीलिए हम इसको फिर बना दिए वीडियो, ठीक। पूरा इसको पढ़ लेना, 2 बार 3 बार देखना, सब समझ में आ जाएगा। हम शॉर्टकट किए हैं ताकि लोग को समझ में आ जाए आसान भाषा में, ठीक ना। ठीक है, थैंक यू।